तो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली आज मैं जो बात करूंगा ना, वो बात करूंगा हमारे अंदर की एनर्जी की, है ना। अंदर जो हमारी कई सारी चीजें हैं, कई सारी खूबियां हैं जो छुपी हुई हैं। आज मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। पर सीधा मुद्दे पे आऊं या सीधा टॉपिक पे आपसे बात करूं, उसके पहले मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने सुना होगा, रॉबिन शर्मा एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। उनके काफी सारी किताबें पब्लिश होती है, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इस तरीके की बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। काफी बड़े बड़े लोगों को लीडरशिप ट्रेनिंग भी दी है। उन्हीं की एक किताब पढ़ रहा था मैं आज सुबह। और उस किताब में उन्होंने एक पर्सनालिटी के बारे में बात की। छोटा सा किस्सा है। इंसान का नाम था निकी। ये निकी क्या था? निकी फार्मूला वन का गाड़ी का रेसर था। फार्मूला वन, बहुत स्पीड में गाड़ियां दौड़ती हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस, आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा। फार्मूला वन में रेस करता था, वो गाड़ियां चलाता था। तो 1976 की दौड़, फार्मूला वन की रेस थी। अगस्त का महीना था। निकी वैसे ही ट्रैक पे जा रहा था बहुत स्पीड में, कई 100 किलोमीटर के पर आवर के रफ्तार से वो दौड़ा रहा था अपनी गाड़ी। एक टर्न आया। एक टर्न के दौरान वो गाड़ी की स्पीड कम नहीं कर पाया और गाड़ी पे कंट्रोल गुम हो गया उसका। जाके गाड़ी जो उसकी थी, वो वहां रेलिंग से भिड़ गई, दीवार से पूरी की पूरी भिड़ गई। और उसकी गाड़ी थी फरारी, बहुत हाइट छोटी थी, हेलमेट पहना हुआ था उसने। पर वो गाड़ी में आग लग गई। और गाड़ी में आग सिर्फ इतनी नहीं लगी, गाड़ी के अंदर पूरा बंद था उसका। गाड़ी अंदर से लॉक थी, गाड़ी पूरा अंदर से बंद था। और करीब 354 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, हीट जो गाड़ी के अंदर जनरेट हो रही थी। उसको हेलमेट के अंदर महसूस हो रहा था कि मेरा पूरा सर जल रहा है। उसके चेहरे पे आग लग चुकी थी, उसके कंधों पे आग लग चुकी थी। और उसको लग रहा था अब तो मैं खत्म हूं, अब तो मैं खत्म हूं। पर क्या पता नहीं ऐसा कुदरत का करिश्मा हुआ कि वो गाड़ी को बचा लिया गया। गाड़ी को, वहां जो फर्स्ट एड वाले थे या जो वहां के रेस्क्यूअर थे, उन लोगों ने गाड़ी को बचा लिया। और निकी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। कहा जाता है उस समय निकी 70% तक जल चुका था, 70% बर्न्स थी। और लोग यही कह रहे थे कि अब निकी बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड है। निकी को भी यही लग रहा था, क्योंकि आसपास जितने भी लोग थे उसको सुनाई दे रहा था। वो बेहोश नहीं हुआ था, आग से जला था, झुलसा था, पर बेहोश नहीं हुआ था। उसका दिमाग काम कर रहा था, उसको सुनाई दे रहा था सब कुछ। और सुनाई यही दे रहा था कि अब खत्म है निकी, 70% बर्न है, सर पूरा जल चुका है, चेहरा पूरा झुलस चुका है, कंधों में आग लग चुकी है, बहुत बहुत बुरी हालत है। पर निकी को कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ रहा था, यार अगर मैं जल गया हूं ठीक है, मैं मरने वाला हूं ठीक है, पर मुझे तो नहीं फीलिंग हो रही वो मरने वाली। मेरे को तो महसूस ही नहीं हो रहा मरने वाला, कि मैं मरने वाला हूँ। मतलब ये लोग क्यों बोल रहे हैं, मेरे बिहाफ में क्यों बातें कर रहे हैं? मरूंगा, मैं मरूंगा ना, तो पहले मैं कहूंगा ना कि मैं मरने वाला हूँ। ये लोग क्यों कह रहे हैं मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ? और निकी के दिमाग में बस यही चलता जा रहा था। निकी को हॉस्पिटल लेके लाया गया। और उसको उस समय वो नींद आ रही थी, बड़ी जोर नींद आ रही थी, कहीं भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। 70% जला हुआ था, पर महसूस नहीं हो रही थी कोई भी तकलीफ। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू किया। और 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद निकी को होश आया। 3 दिन तक निकी कोमा में था। डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चला सकते, क्योंकि ब्रेन बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया है। आग में ब्रेन बहुत बुरी तरह तरह डैमेज हुआ। और निकी ने कहा कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मतलब मैं तो सिर्फ यही करता हूँ, मुझे तो सिर्फ रेस ही आती है, और तो कुछ आता ही नहीं है। पर डॉक्टर्स ने कहा नहीं नहीं, आप गाड़ी वाड़ी नहीं चला सकते। तो 6 हफ्ते यानी 1.5 महीना निकी हॉस्पिटल में था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और 6 हफ्ते के बाद डॉक्टर्स को बिना बताए, हॉस्पिटल के लोगों को बिना बताए, घर वालों को बिना बताए, निकी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और लगा रफ्तार से चलाने। जब उससे पूछा गया कि आपने क्यों गाड़ी दौड़ाई, आपको तो डॉक्टर्स ने मना किया था, कहता है मुझे 6 हफ्ते ना बहुत डर लग रहा था गाड़ी चलाने से। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा ट्रॉमा है, गाड़ी में आग लग गई, मैं मरने वाले कंडीशन में चला गया, मुझे ना बहुत डर लग रहा था गाड़ी चलाने में। पर मुझे ये डर को मिटाना था, मुझे ये डर को ना काटना था, खत्म करना था। तो इसीलिए मैंने गाड़ी चलाई। 6 हफ्ते बाद जब वो गाड़ी चला रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके पांव कांप रहे थे, पर फिर भी वो गाड़ी चलाया। और उसके बाद से उसने रेगुलर गाड़ी चलानी शुरू कर दी, जब तक वो फार्मूला वन की रेस में दोबारा नहीं दौड़ा। और इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद उसने गाड़ियों के साथ ही नहीं, प्लेन्स के साथ भी काम करना शुरू कर दिया। रिटायरमेंट के बाद करीब 50 साल की उम्र में निकी ने अपनी एयरलाइन शुरू की, और आज भी अमेरिका में बहुत बड़ी एयरलाइंस चलाता है।
आज भी उसका चेहरा जला हुआ है, आज भी उसका सर जला हुआ है, आज भी उसका ब्रेन डैमेज्ड है, पर फिर भी आज वो इतने अच्छे तरीके से काम करता है, करोड़ों का मालिक है, इतना अच्छा बिजनेस करता है। उसको कहीं ना कहीं उस डर को भगाने के लिए गाड़ी पे हाथ रखना पड़ा। ट्रॉमा सबसे बड़ा आपको रोक लेता है किसी भी काम करने को। सेल्स में या हमारे काम में भी सबसे बड़ा ट्रॉमा ही है जो रोकता है। एक कस्टमर से बात किया, कस्टमर ने मना कर दिया, दूसरे कस्टमर से बात किया, दूसरे कस्टमर ने मना कर दिया, तीसरे कस्टमर से बात किया, तीसरे ने भी मना कर दिया, हम ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं। निकी का तो सर जला था, चेहरा जला था, हमारा तो दिल कलेजा जलने लगता है। और हमको डर लगने लगता है कि नहीं यार, उसके बाद अगर किसी को कॉल करेंगे तो फिर मना कर देगा। यही तो होता है हमारे साथ। अगर निकी ने भी वही सोचा होता कि जलने के बाद आदमी मर जाता है, यही तो होता आया दुनिया के साथ, तो शायद वो दोबारा Formula 1 नहीं चला पाता, दोबारा वो बिजनेस शुरू नहीं कर पाता। एयरटेल का एक बहुत बढ़िया ऐड आता था, बातें करने से ही तो बातें बनती हैं। तो हमारे काम में भी बातें करने से ही बातें बनती हैं। पर चैलेंज कहाँ आता है, प्रॉब्लम कहाँ होती है? बातें करने से बातें बनती है, मैं मानता हूं, पर चैलेंज कहाँ आता है? बातें करने में कहाँ प्रॉब्लम आती है? तो अभी मैं हाल फिलहाल में ही एक छोटा सा सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम कर रहा था, जिसमें मुझे ये मिला। आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये है क्या? बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स यानी जब आप बातें करते हो, किसी के साथ बातें करते हो, उसके 8 मंत्र हैं, जिसे 8 सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग का टेक्निक कहा जाता है। आपके किसी भी करियर में आगे बढ़ाने के लिए ये 8 सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के टेक्निक्स बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला कौन सा है? इसमें सबसे पहला है कि आपको एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? इसमें 3 स्टेप होते हैं एक्टिव लिसनिंग में। कौन कौन से स्टेप होते हैं? पहला है लिसन अटेंटिवली, दूसरा है रिफ्लेक्ट, और तीसरा है रिस्पॉन्ड। अब ये तीनों है क्या? अगर आप लोगों को आप लोगों में से कोई लिख रहा है तो लिख सकता है। 3 टेक्निक है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग की। पहला स्टेप है जिसमें पहला है लिसन अटेंटिवली, दूसरा है रिफ्लेक्ट, और तीसरा है रिस्पॉन्ड। ये तीनों क्या क्या है? लिख लिया इसमें? चैलेंज, अगर किसी को चैलेंज आया तो मैं फिर दोबारा शेयर कर देता हूँ एक बार, क्योंकि मैं बताऊंगा उसके बाद फिर दोबारा दिखा सकता हूँ। लिख लिया? लिसन अटेंटिवली, रिफ्लेक्ट और रिस्पॉन्ड। ओके। सो अब बात करते हैं लिसन अटेंटिवली की। जब हम बातें करते हैं किसी से भी, ये हमारे पर्सनल टॉक्स हो सकती है, ये हमारे प्रोफेशनल टॉक्स हो सकती है, ये हम किसी भी तरीके की बातें करते हैं, जब 2 या 3 लोग आपस में बातें करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है? लिसन अटेंटिवली। यानी आप जब किसी को सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। सुनना ना कई तरीके से होता है। मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ये भी एक तरह का सुनना है। वो सुनना सुनना नहीं है, समझने को सुनना कहा जाता है। जब आप कोई बात को समझ लेते हो, उसको सुनना कहा जाता है। जब आप कोई बात को नहीं समझते हो, वो सुनना है ही नहीं। वो तो कान, एक कान से घुस के बात दूसरे कान से निकल जाती है। तो जब आप बात को समझते हो तो उसको कहा जाता है सुनना। तो जब मैं लिसनिंग की बात करता हूं तो पहले आपको अटेंटिव होना है, यानी जो बात सुन रहे हो उसको अटेंशन के साथ सुनो। अब इसको हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे? आप जब किसी कस्टमर से बात करते हो, कस्टमर बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। कस्टमर अपने दिल की बात भी कहता है, कस्टमर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी बताता है, कस्टमर अपनी घरेलू प्रॉब्लम भी बताता है, कस्टमर अपनी सामाजिक प्रॉब्लम भी बताता है, कस्टमर कुछ अच्छी बातें भी बताता है, कुछ अच्छी बुरी सब बातें बताता है। आपको सब कुछ सुनना है और समझना है कि वो एक्चुअल में किस दिशा में जा रहा है। और जब आप सुनते हो ना, जब अटेंशन के साथ, जब अटेंटिवली होकर सुनते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम चुप, एकदम मूक बधिरों की तरह बैठ जाओ। मुंह में जिप लगा के नहीं बैठना है सर, आपको रिस्पॉन्ड करना है। जैसे हूं, हाँ, अच्छा, सही बात है, आपने एकदम सही कहा सर, अच्छा, और आगे बताइए। ये रिस्पॉन्डिंग है। आप सुनने के साथ साथ उसको रिस्पॉन्ड करते हो। रिस्पॉन्ड करते हो ताकि उसको, अगले को ये फील हो जाए, ये महसूस हो जाए कि आप सुन रहे हो।
अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे, मुंह में जिप लगा लोगे, तो अगले को ये मालूम ही नहीं चलेगा कि आप कुछ कह रहे हो या आप कुछ सुन रहे हो, तो उसको इंसल्टिंग फील होगा। तो अगले को इंसल्टिंग फील ना हो, एम्बैरेसिंग ना हो, आपको रिस्पॉन्ड करते रहना है बीच बीच में। अब रिस्पॉन्डिंग के बाद क्या होगा? रिएक्शन। रिएक्शन मतलब आपको याद है वो कौन सी एक फिल्म आई थी, पीके। पीके में आमिर खान ने कहा था कि आदमी शब्दों से नहीं समझाता है, आदमी शब्दों के उच्चारण से समझाता है, यानी एक्सेंट से समझाता है। उसने वो वर्ड कहा था अच्छा। अच्छा वर्ड का अलग अलग तरीके का एक्सेंट क्या है? अच्छा। यानी आप बहुत सोचने की मुद्रा में चले गए। अच्छा। यानी आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपको सरप्राइज हो गया, आप चौंक गए। वर्ड अच्छा ही है, पर आपके उच्चारण से उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। अच्छा। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? आप बेसिकली अच्छा वर्ड के लिए ये नहीं कह रहे हो, कि आप कह रहे हो कि बेसिकली तुम जो कह रहे हो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यानी तुम गलत कह रहे हो, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा वर्ड तो सिर्फ अच्छा है, यानी अच्छा मतलब सुंदर लगना, खूबसूरत लगना। पर इस अच्छा वर्ड के साथ अगर आपने एक्सेंट का तड़का लगा दिया, अगर आपने एक्सेंट के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया, तो उस वर्ड का इंपैक्ट चेंज हो जाएगा। तो जब आप रिस्पॉन्ड करोगे, उसमें एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अटेंटिवली आप सुनोगे, बीच बीच में रिस्पॉन्ड करोगे, और साथ में रिएक्ट करोगे। ये तीन चीजों को अगर आप एक साथ मिला देते हो, तो पहली चीज जो 8 सॉफ्ट स्किल है आपके सफलता के लिए, आपके सक्सेस के लिए, पहली चीज आपकी सार्थक हो जाती है कि आप बहुत एक्टिव लिसनर बन जाते हो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आगे बढ़े। ओके। सो अब दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या है? कल्टिवेट रेजिलियंस, जिसको हम एबीसी मॉडल से सिखाते हैं। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? कि आप में सहन करने की क्षमता कितनी है, कितना आप सहन कर सकते हो। रेजिलियंस मतलब कितना आप सहन कर सकते हो। एबीसी मॉडल यानी एडवर्सिटी, बिलीफ और कोपिंग। एडवर्सिटी, बिलीफ और कोपिंग। अब एबीसी मॉडल की बात करें, इससे पहले मैं फिर दोबारा उसी किस्से पे जाऊंगा जो रॉबिन शर्मा की किताब से मैंने आपके लिए अभी लिया था, निकी वाला किस्सा जिसमें वो गाड़ी में झुलस जाता है। अब उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसमें इतनी ताकत है, निकी में इतनी ताकत है कि वो बर्दाश्त कर सकता है, 70% बर्न्स को भी बर्दाश्त कर सकता है। ये तब उसको पता चला जब एक्चुअली उसकी गाड़ी में आग लग गई, तब उसको मालूम चला। हमारे हिंदू संस्कृति में भी कई सारे ऐसे किस्से हैं। एक डाकू को ये मालूम ही नहीं था कि वो भगवान का नाम ले सकता है। उसको तो किसी ने बताया कि भाई तू डाकू नहीं, तू एक्चुअल में भगवान का नाम ले रहा है, और इतना बड़ा संत बन गया वो, इतना महान संत बन गया। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिसमें किसी ने किसी को कुछ बताया, रियलाइज करवाया, और तब जाके उसको ये महसूस हुआ, अरे यार इतनी ताकत तो मेरे में है ही, इससे ज्यादा ताकत है रहता। बचपन में हमें भी तो वही मालूम चला था कि हमें किस चीज की शक्ति है, किस चीज की शक्ति नहीं है। ये बचपन में जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, हमें मालूम ही नहीं चला था। कोई ना कोई आइदर बताता है या आपको महसूस होने लगता है कि ये ताकत तो हमारे में है। तो रेजिलियंस का मतलब ताकत को बर्दाश्त करने की ताकत, प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त करने की ताकत। कोई समस्या आएगी, उसको आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो आप। अभी पिछली कंपनी में कई सारी समस्याएं आ रही हैं और आती रहेंगी, पर फिर भी वो ताकत दिखा रहे हैं, वो खड़े हैं, लड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है। पर जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक ताकत का एहसास नहीं होगा। जब तक आप पानी में पाँव नहीं डालोगे, तब तक आपको महसूस ही नहीं होगा कि पानी ठंडा है या गर्म है, कोई कितना भी ज्ञान दे दे। जब तक आप बिजनेस करोगे नहीं, तब तक आपको महसूस ही नहीं होगा कि बिजनेस में चैलेंज क्या आता है, बिजनेस में प्रॉब्लम क्या आता है, भले ही बाहर से कोई भी ज्ञान दे दे। जब तक आप कुछ पढ़ाई करोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पढ़ सकते हो कि नहीं कर सकते हो, भले ही कितना भी ज्ञान दे दे। सर ज्ञान से रोजी रोटी नहीं चलती है, दुकानदारी नहीं चलती है। ज्ञान से ज्ञान मिलता है, पर इस ज्ञान को एग्जीक्यूट करने पर प्रॉब्लम्स आती हैं। उसको फेस करने से जो रियल ज्ञान मिलता है ना, वो है एक्चुअल ज्ञान। ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अपना
ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, पर आज भी जब मेरे को कोई पूछता है कि सीखा कहाँ से, तो मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम यही महसूस होता है कि मैंने सीखा है बाजार से, मार्केट से। मैंने किताबों से, ऑनेस्टली बताऊं तो किताबों से मैंने नहीं सीखा है, मैंने मार्केट से सीखा है, मैंने बाजार से सीखा है, और बाजार में धक्के खा के सीखा है। आदमी धक्के खा के जो ज्यादा सीखता है वही आदमी आगे तरक्की करता है। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बिजनेसमैन, आप नेल्सन मंडेला की कहानी सुनो। नेल्सन मंडेला क्या है, 27 साल जेल में बिताया उन्होंने, 27 साल, जिंदगी के 27 साल जेल में उन्होंने यातनाएं सही, और फिर बाहर आके वो आज प्रेसिडेंट बने। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्का मार दिया गया, उनको जब वापस इंडिया आए इतनी यातनाएं मिली, पर आज वो देश को आजाद करके खुश हैं। किसी भी सेलिब्रिटी का नाम ले लो, किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में सोच लो, उनको धक्के लगे तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि उनके अंदर कितनी ताकत है। तो ये जो रेजिलियंस है, ये जो आप ताकत को महसूस करते हो, ये तब महसूस करते हो जब आप कुछ धक्का खाते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती दीवार में जाके अपना सर फोड़ लें कि हमको धक्का लगाना है, सर सर ने कहा है धक्का लगना चाहिए, तो दीवार में ले गए अपना सर फोड़ दिया। नहीं नहीं, वो वाला धक्का नहीं सर। सामने परिस्थिति को वो धक्का लगाने दीजिए, खुद से धक्का पैदा मत करिए, खुद से धक्का क्रिएट मत करिए। परिस्थिति अगर आपको धक्का लगाती है तब आपको आपकी सही ताकत महसूस होती है, फील होती है। तो इसमें एबीसी मॉडल है। जब आप अपने अंदर में ताकत को पैदा करते हो तो एबीसी मॉडल से पैदा करते हो। ए का मतलब एडवर्सिटी, यानी जो परिस्थिति आपके सामने समस्याएं उत्पन्न करेगी वो एडवर्सिटी है। बिलीव, उस परिस्थिति में भी आपको ये महसूस होगा, ये विश्वास होगा कि नहीं मैं तो बच के निकल जाऊंगा। निकी को जो महसूस हो रहा था, 70% आग लग चुकी थी, 354 डिग्री सेल्सियस का गर्मी थी गाड़ी के अंदर में, गाड़ी के गेट लॉक हो चुके थे, सब कुछ प्रॉब्लम वाला था, पर उसके अंदर से एक बिलीफ था, एक अंदर से फेथ था कि मैं तो बच जाऊंगा। 100 कस्टमर भी मना कर देना आपको, तो भी आपके अंदर में ये बिलीफ होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए, अपने ऊपर, मैं किसी और के ऊपर नहीं कह रहा। 100 कस्टमर भी अगर आपको मना कर दे तो अपने ऊपर जरूर बिलीफ रखिए कि मैं तो क्लोज करूंगा ही करूंगा। अपने ऊपर बिलीफ रखिए और कोप करिए। कोप यानी आगे बढ़िए, उस परिस्थिति में रुक मत जाइए। उस परिस्थिति को चेंज करने के लिए, अगर वो परिस्थिति चेंज नहीं हो रही तो अपनी परिस्थिति चेंज करने का काम करिए, आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन करिए। तो दूसरा क्या है, आपको प्रॉब्लम्स के सामने में फेस करना है और आगे बढ़ना है। तीसरा सॉफ्ट स्किल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, यानी झमेला। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मनमुटाव, झमेला। इसका क्या अप्रोच है, बेसिकली इसका 4 स्टेप का अप्रोच है, जिसे हम कहते हैं काम काम अप्रोच। काम, CALM, काम। काम का मतलब होता है शांति। झमेले में शांति ढूंढ रहे हैं तो शांति मतलब काम। काम का मतलब CALM, 4 लेटर। C का मतलब क्लैरिफाई, A का मतलब एड्रेस इमोशंस, L का मतलब लिसन एक्टिवली, और M का मतलब मैनेज सॉल्यूशंस। पहला C का मतलब क्लैरिफाई। कोई भी झमेला होता है ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने कॉल किया, किसी कस्टमर को कॉल किया, और अचानक से वो कॉल जो लग गया किसी बड़ा बिजनेस के आईबीसी को लग गया। सबसे पहला सवाल, मेरा नंबर कहाँ से मिला? सबसे पहला सवाल, मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपका जवाब क्या होगा? रटा रटाए है, सर फेसबुक पे आपने लीड जनरेट किया था तो वहीं से आपका नंबर मिला। वो कहेगा मैंने तो कोई फेसबुक पे लीड ही जनरेट नहीं किया था। फिर आप क्या कर लोगे? हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। वो मानने को तैयार नहीं है कि उसने लीड जनरेट की है, और आप मानने को तैयार नहीं है कि उसने लीड जनरेट नहीं की है। अब इसको संभाला कैसे जाए? काम अप्रोच, CALM, काम अप्रोच। सी मतलब पहले क्लैरिफाई कर दो। कोई बात नहीं सर, क्लैरिफाई कर रहा हूँ, कोई बात नहीं सर, हो सकता है कि आपने लीड जनरेट नहीं की हो, मेरे पास आपका नंबर पुराना पता नहीं कहीं से आ गया होगा। सर नंबर्स तो आजकल ऐसे ही घूमते रहते हैं, आपका नंबर कहीं ना कहीं से मेरे पास आ गया होगा, बस मन किया आपसे बात करने का तो फोन लगा दिया। अब क्या हुआ, उस बात को आपने, मुद्दे को आपने वहीं पर क्लैरिफाई कर दिया कि ठीक है, हो सकता है कि गलत हो गया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, मेरे से ही गलती हो गई, बट पॉइंट इज आपसे आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए।
अब दूसरी बात क्या है, अब आप उसके एड्रेस को उसके इमोशंस को एड्रेस करोगे। काम, CALM, ए का मतलब एड्रेस इमोशंस। पर सर आपको क्यों लगता है कि सर आप फेसबुक पे या यहीं कहीं भी लीड जनरेट नहीं किया होगा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अब वो कहेगा नहीं नहीं, मैं फेसबुक पे कोई लीड बीट में नहीं जनरेट करता। मतलब कहीं कुछ नुकसान हुआ था क्या सर आपका? इमोशन है। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसके साथ हो रहे हो। नुकसान मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ था यार। आज से 6 महीने पहले ऐसा ही कुछ आया था कि 5 लाख रुपए कमा लोगे। मैंने वहां पे लीड जनरेट कर दी, 5 लाख क्या, 5,000 रुपए कमा नहीं सका जिंदगी में। अच्छा, सही कह रहे हो सर आप। मतलब आपने कहीं ना कहीं ऐसी गलती की है कि आपने ऐसी ही लीड जनरेट की और आपको कहीं ना कहीं किसी ने फंसा दिया। तो उसके इमोशन के साथ आप आ जा रहे हो। और जब वो अपना इमोशन बता रहा है ना, जब वो अपने बारे में बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, आपको उसको ध्यान से सुनना है। आपको उसको ध्यान से सुनना है, यानी लिसन एक्टिवली। और जब मैं लिसन एक्टिवली की बात कर रहा हूं, पहले वाले में चले जाइए, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। वहां पे 3 चरण है, उसको सही से सुनिए, उसको रिफ्लेक्ट करिए, उसको रिस्पॉन्ड करिए। और एक्टिव लिसनिंग के बाद क्या होगा, अब आप सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन मतलब अब आप अपना सोल्यूशन देंगे। जब तक आप उसको सुनोगे नहीं पूरा, तब तक वो आपको नहीं सुनेगा। हम इस दुनिया में रहते हैं जहां पे आदान प्रदान वाली प्रथा चलती है। कुछ लेंगे तभी तो आप आपसे वो माने आप उससे कुछ लेंगे तभी तो वो आपसे कुछ लेगा। तो आप उससे उसके इमोशंस ले रहे हो, आप उससे उसका दिल का दर्द ले रहे हो, आप उससे उसकी प्रॉब्लम ले रहे हो। तब तो वो आपके बारे में सुनेगा, आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, या आप किसी भी चीज पे मुद्दे पे बात करना चाहते हो, आपके बारे में सुनेगा। तो आपने जब उसको पूरा सुना, उसके दुख को सुना, उसके दर्द को सुना, और फिर जब आपने उसको सोल्यूशन दिया, वो आपके सोल्यूशन को जरूर लेगा। और जो कॉन्फ्लिक्ट था, शुरुआती दौर पे शुरू हुआ था कॉन्फ्लिक्ट कि आपको मेरा नंबर किसने दिया, शुरुआत तो यहीं से हुई थी। अब वो उस चीज को भूल जाएगा, क्योंकि अब आप उसको सोल्यूशन देने जा रहे हो, अब आप उसको बताने जा रहे हो। फिर उसके बाद बारी होती है नंबर 4 की, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए। अगर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आपकी बॉडी की जो भाषा है, आप जो बोल रहे हो वो तो है ही, शब्द शब्द तो है ही, पर आपकी बॉडी की जो भाषा है, जो आप बॉडी से बोलते हो। कैसे बोलते हो बॉडी से? जब आपका मन खुश होता है ना, तो आपके सारी चीजें खुश रहती हैं। जब आप बातें करते हो तो खुशी खुशी महसूस होती है, किसी को सुनते हो तो खुशी महसूस होती है। जब आपका मन चिड़चिड़ा होता है ना, अच्छी बातें भी खराब लगने लगती है। क्या ज्ञान दे रहा है, बेकार में ज्ञान दे रहा है। तो आपका मन जब खुश है, तो आपकी कोई भी बात खुशी महसूस करवा रही है। और जब मन दुखी है, तो आपकी कोई भी बात दुख महसूस करवा रही है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि आपके मन के ऊपर भी आपके बातों के इमोशंस का कंट्रोल है। सिमिलरली बॉडी के ऊपर भी है। आप अपने आप को देखो कि आप कैसे बोलते हो और आपको क्या महसूस होता है, अगला भी वही महसूस करता है। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर प्रैक्टिस करना के कैसे होता है, बेसिकली आप शीशे के सामने खड़े होकर बातें करो। शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर बातें करो। आपको अपने फेस पे, अपनी बॉडी में बहुत डिफरेंस महसूस होगा जब आपकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे आप। बहुत 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 अलग तरीके से महसूस होगा, क्योंकि बॉडी भी बात करती है। आपकी बॉडी आपसे ज्यादा तेज बात करती है। फोन पे जब आप रहते हो, माना आपको कोई देख नहीं पा रहा है, पर जब आप फोन पे रहते हो ना, फिर भी अगर आपका चेहरा स्माइलिंग है ना, अगर आप स्माइल के साथ किसी कस्टमर से बात करते हो, तो उसको वो खुशी महसूस होती है, आपकी स्माइल महसूस होती है। इसका साइंटिफिक कारण क्या है? इसका साइंटिफिक कारण क्या है? सिंपल है। आप कैसे बोलते हो? आप मुंह से बोलते हो। आपकी जबान, आपका आवाज सब तो मुंह से आती है। तो अब मुंह में जब आप स्माइल लेके आते हो, तो मुंह के अंदर की कुछ नसें हैं जो डिफरेंटली बिहेव करती हैं। साइंटिफिकली बात कर रहा हूं। और जब आप चेहरे को गंभीर बना लेते हो, तो आपकी नसें जो हैं अंदर में, जो वेन्स हैं चेहरे के अंदर, मुंह के अंदर जो वेन्स हैं, वो अलग तरीके से महसूस करती हैं या अलग तरीके से बिहेव करती हैं। अब जब आप बातें करते हो, मुंह को गोल बना के बातें करते हो, तो आवाज अलग तरीके से आती है। जब मुंह को चौड़ा करके बातें करते हो, तो आवाज अलग तरीके से आती है। तो वही जब स्माइल करके बात करते हो ना, तो आपका चेहरे की नसें जो हैं वो अलग तरीके से बिहेव करती है, और आपकी आवाज बदल जाती है। ये आपको महसूस नहीं होता है, पर सुनने वाले को महसूस होता है
कि आप स्माइल के साथ बात कर रहे हो तो उनके अंदर वो स्माइल वाली फीलिंग चली जाती है। तो जब आप बातें करते हो तो सिर्फ आप बातें करो, बातें मत करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज करो, एक्टिवली बातें करो। इसीलिए हम कहते हैं जब आप किसी कस्टमर से बात करते हो ना, चेयर पे बैठ के बात करो या खड़े होके बात करो, लेट के, कंबल के अंदर, चादर के अंदर, सोते सोते, उस परिस्थिति में, उस माहौल में बातें मत करो, क्योंकि आपको लगता है कि आप तो बातें ही कर रहे हो, पर अगले को महसूस हो जाता है कि आप बातों में सीरियस नहीं। आप लेटे लेटे कह रहे हो उसको, अरे यार हमारे साथ जुड़ जाएगा, बहुत अच्छा कमाई हो जाएगा, अरे देख हमको कितना अच्छा कमाई हो रहा है, और उसको महसूस हो रहा है कि आप मतलब बोल तो रहे हो, सही बोल रहे हो, सेंटेंस सही है, शब्द सही है, पर कहीं ना कहीं वो महसूस नहीं कर पा रहा है, उसको फीलिंग नहीं आ पा रही है। और उसको जब फीलिंग नहीं आ रही है, वो महसूस नहीं कर पा रहा, तो वो बिलीव नहीं कर पाएगा, आपको विश्वास नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। खड़े खड़े बात करो, बैठ के बात करो, इनफैक्ट खड़े होकर बात करने में ज्यादा एनर्जी आती है। जब आप खड़े होकर बात करते हो ना तो अगले को एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड है, वो ब्लड का सर्कुलेशन इतना स्पीड रहता है खड़े होने के समय, तो उसको एनर्जी भी जाती है, पास ऑन हो जाती है। और जब आप लेट के, सो के बात करते हो, उसको एनर्जी भी वैसी ही पास ऑन जाती है। तो ये जो चौथा स्किल है, ये भी बहुत जरूरी है आपके करियर को सक्सेसफुल बनाने में। पांचवा स्किल क्या है? टाइम मैनेजमेंट। हर एक का टाइम बहुत जरूरी है, हर एक का टाइम, हर एक का टाइम, आपका भी टाइम उतना ही जरूरी है, मेरा भी टाइम उतना ही जरूरी है, आपके कस्टमर का भी टाइम उतना ही जरूरी है। अगर कम समय में आपने ज्यादा चीजें बता दी, ज्यादा समझा दिया, तो कस्टमर फायदे में रहेगा, खुश हो जाएगा। हमारी गलती क्या होती है मालूम है? हम क्या गलती करते हैं? टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, हम क्या गलती करते हैं? हम एक ही चीज को बार बार बोलने की कोशिश करते हैं, री करते हैं। आपको समझ में आ गया तो, आपको समझ में आ गया, अगला बोले ना बोले हम दोबारा समझाने लगते हैं, दोबारा वही वही गाना गाने लगते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही बार बोलना है, और मुद्दे की बात पे बात करिए। इधर उधर घुमा के, दुनिया को घुमा के, हम मुद्दे की बात अगर बात करेंगे ना, कस्टमर का समय नष्ट हो गया, कस्टमर आपसे अटेंशन हटा देगा। तो समय बहुत जरूरी है, आपका भी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का भी इंपॉर्टेंट है, और इसी समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। नंबर 6, नेगोशिएशन स्किल्स पे काम करना है। नेगोशिएशन स्किल्स मतलब डिसएग्री टू अग्री, या अग्री टू डिसएग्री। यानी आप कस्टमर की बात नहीं मान रहे, कस्टमर आपकी बात नहीं मान रहा, आप कुछ कह रहे हैं, कस्टमर कुछ और कह रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं एडटेक कंपनी में बहुत अच्छा वो फ्यूचर है, कस्टमर कह रहा है नहीं नहीं एडटेक तो डूब गई है, एडटेक तो खत्म है। आप कुछ और कह रहे हो, कस्टमर कुछ और कह रहे हैं। वहां आपको नेगोशिएशन में काम करना पड़ता है। नेगोशिएशन का मतलब क्या है? आपको बेसिकली एग्रीमेंट में लाना है। तो इसके दो ही उपाय हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि आप जिससे बात कर रहे हो उसकी पसंद नापसंद को पता करो, इंटरेस्ट पता करो, उसका इंटरेस्ट किसमें है पहले, नंबर 1। और नंबर 2, उसी इंटरेस्ट से रिलेटेड एक से ज्यादा ऑप्शन दो उसके पास, चॉइस दो उसके पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक कस्टमर से बात कर रहा हूँ और कस्टमर से मेरा डिसएग्रीमेंट हो गया। डिसएग्रीमेंट किस पे हो गया? कि भाई लर्निंग वर्निंग से, ऑनलाइन लर्निंग से, लाइव क्लासेस से कोई फायदा नहीं होता, लाइव क्लासेस से कोई फायदा नहीं होता, कस्टमर कह रहा है। अब आप लगे हो उसको मत बताने की नहीं लाइव क्लासेस से फायदा होता है, लाइव क्लासेस से फायदा होता है। उस समय आपको नेगोशिएशन करना है। और नेगोशिएशन कैसे होगा? सबसे पहले उससे उसका इंटरेस्ट पूछो। अच्छा सर इस पे बाद में बात करते हैं, लाइव क्लास से फायदा होगा नहीं होगा इस पे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि स्कूल कॉलेज में जो आपने पढ़ाई की है उसमें फिजिकल क्लासेस थी, उसी में आप कह रहे हो ना कि फिजिकल क्लासेस में फायदा ज्यादा होता है? कहता हाँ। तो सर फिजिकल क्लासेस में कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता था? अब वो क्या सोच रहा था, वो ये सोच रहा था आप कंपेयर करोगे फिजिकल और लाइव। पर आपने क्या किया? आपने उससे पूछा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था। वो कहेगा यार अभी लास्ट जब पढ़ाई की थी मेरे को अकाउंटेंसी बहुत अच्छा लगता था। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। अकाउंटेंसी की जो पढ़ाई करते थे, टीचर जब पढ़ाता था, तो आप टीचर की पढ़ाई से आप खुश हो जाते थे या खुद भी प्रैक्टिस करते थे? अब आपने क्या किया, दो ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। पहला, टीचर की पढ़ाई से सेटिस्फाई हो जाते थे या खुद भी प्रैक्टिस करते थे, उसका इंटरेस्ट क्या था? अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट था। नंबर 2, अब आप उसको उसी इंटरेस्ट से रिलेटेड ऑप्शन दे रहे हो कि आप टीचर की पढ़ाई से ज्यादा खुश हो जाते थे या खुद भी प्रैक्टिस करते थे या कोई प्राइवेट ट्यूशन भी ले रखा था आपने।
अब वो कहेगा भाई प्राइवेट ट्यूशन भी लिया हुआ था, घर में बैठ के प्रैक्टिस भी करता था, कॉलेज में टीचर भी पढ़ाता था, उसको भी सुनता था। तो सर तीनों में से बोलो कौन से को आप क्या रेटिंग दोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, रेटिंग दो। अब वो जो रेटिंग देगा ना, आप उसी मुद्दे को पकड़ोगे और धीरे धीरे उसको ड्रैग करके लाइव क्लासेस में लेके जाओ। वो ये कहेगा मैक्सिमम टाइम, वो ये कहेगा यार टीचर कितना 40 मिनट की तो क्लास लेता था, पर मैं घर में कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। 1 घंटा ट्यूशन जाता था, 2 घंटा प्रैक्टिस करता था, और 40 मिनट कॉलेज की क्लास होती थी। यानी आप कहते हो कि आप अपना ज्यादा समय प्रैक्टिस पे लगाते थे, राइट। तो सर लर्निंग जो है ना, वो लाइव हो चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, प्रैक्टिस से आपको ज्यादा फायदा होगा। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। लाइव क्लास तो 40 मिनट होके खत्म हो जाएगी, पर आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। नंबर 1 आपने कहा अकाउंटेंसी में आपको इंटरेस्ट आता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए, और दूसरा प्रैक्टिस आप करोगे। अगर ये दो चीजें आपने कर दी ना, तो सर जितना अकाउंटेंसी में आपको अभी कॉन्फिडेंस है ना, उतना ही जो सब्जेक्ट हम आपको बताने वाले हैं उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है? तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली उसके साथ नेगोशिएट किया। नेगोशिएशन स्किल आप में होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, नेगोशिएशन स्किल के बाद हम बात करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आपको भी तो मालूम होना चाहिए कि आप कितने पानी में हो। मतलब आप कितना बोल सकते हो, कितना समझा सकते हो। होता क्या है ना, इमोशनली हम उसको बहुत सारी चीजें समझाने के चक्कर में गलत समझा देते हैं, और जब गलत समझा देते हैं तो वो गलत हो जाता है रिजल्ट। तो आपको अपने बारे में कैसे मालूम चलेगा? इसके लिए एक विंडो है, एक मॉडल है जिसे हम कहते हैं जोहारी विंडो। जोहारी विंडो, इनफैक्ट कई सारे सेशंस में आपको मिला होगा, यूट्यूब पे भी वीडियो है जोहारी विंडो के ऊपर। जोहारी विंडो ना बेसिकली दो चीजों पे बात करता है। आप अपने बारे में कितना जानते हो या नहीं जानते हो, और दूसरे आपके बारे में कितना जानते हैं या नहीं जानते। बस इन्हीं दो पैरामीटर पे जोहारी विंडो है। यानी जब आप अपने बारे में भी जानते हो जो चीज, और दूसरे भी आपको उसी चीज के बारे में कहते हैं कि आप अच्छे हो, तो इसका मतलब आप इस चीज में औसम, औसम, आपको इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आप तो नहीं जानते अपने बारे में, मगर दूसरे आपके बारे में बहुत जानते हैं, तो इसका मतलब आप ब्लाइंड फोल्ड हो, यानी आप आंखों में पट्टी बांध के जा रहे हो। सिमिलरली, अगर आप अपने बारे में जानते हो और दूसरे आपके बारे में वो चीज के बारे में नहीं जानते हैं, तो इनफैक्ट आपको उस चीज पे काम करना होगा, अपनी ब्रांडिंग पे काम करना होगा। तो जोहारी विंडो बेसिकली बहुत 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 एक डीप चैप्टर है, डीप है। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, जरूर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि आपको अपने बारे में जानना जरूरी है कि आप किस चीज में अच्छे हो। आप उसी चीज के बारे में बात करोगे, इसके आसपास इर्द गिर्द बात नहीं करोगे। आपको फिल्म में बहुत इंटरेस्ट है, पर अगला क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, तो वो क्रिकेट की बात कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं फिल्म के बारे में ज्यादा बोलना है, क्रिकेट के बारे में कम बोलना है, बट बोलना जरूर है क्रिकेट के बारे में भी। फिर उसके बाद आता है लास्ट में 8वां है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अपनी बढ़ानी है। डिसीजन लेना है आपको भी, कस्टमर को कब पैसे के बारे में बताना है, ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। कस्टमर को कितनी देर कॉल करके बात करनी है, ये डिसीजन आप ही को लेना पड़ेगा। कस्टमर को फॉलो अप में लेके जाना है कि आज ही क्लोज करना है, ये डिसीजन भी आप ही को लेना लेना पड़ेगा। तो ये डिसीजन जो लेना है वो आप ही को लेना है। अब डिसीजन लेने में भी 4 मैट्रिक्स होते हैं। कैसे? कि आपका रिस्क कितना है, ज्यादा है रिस्क कि कम है रिस्क। आपको देखना है कि रिस्क के साथ साथ आप इस डिसीजन को लेने में, मतलब जो डिसीजन ले रहे हो, अगर आपने डिसीजन ले लिया, ये इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब इसको हम दोबारा गलत कर सकते हैं तो दोबारा ठीक भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम एग्जाम अगर आप लिख रहे हो, एग्जाम में हाई रिस्क है, और एग्जाम में पेपर एक बार जमा देने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलेगा वापस ठीक करने के लिए, तो वो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। तो उस समय आपका डिसीजन दूसरे तरीके का होगा। पर जब आप घर में रफ कॉपी में लिख रहे हो, कुछ सम बना रहे हो, तो वो रिवर्सिबल है। अगर गलत हो जाता है काट के दोबारा लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, और रिस्क भी कम है। तो उस तरीके से डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि इसमें रिस्क ज्यादा है कि कम है, और ये डिसीजन लेने के बाद मैं इसमें चेंज ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ। इन दो चीजों पे ध्यान रखिएगा, तो आपका डिसीजन सही हो जाएगा। बाकी मुद्दा एक ही है, एक ही चीज के ऊपर बात कर रहे हैं हम, कि आपके अंदर जो सुपर पावर मौजूद है वो आप ही जान सकते हैं, और इसको जानने के लिए आपको उस परिस्थिति को क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आप अपनी सुपर पावर को इवैल्यूएट करोगे। तो कस्टमर से बात करना बहुत जरूरी